हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे कांस्टेंट स्पीड से। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड और सर्कुलर का मोशन सर्कुलर पाथ पे मूव करना। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म्स वगैरह हम लोग को पढ़ना है कि यदि यूनिफॉर्म वो सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो सारा एंगुलर टाइप के होंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़। तो उससे पहले हम लोग उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके कि जो एक प्लेन में मोशन होगा, मोशन इन अ प्लेन, वहाँ पे हम लोग कंपोनेंट निकालना सीखे कि किसी भी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करना सीखे। और वो सारा फॉर्मूला भी हम लोग इससे पहले डिराइव कर चुके। अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले डायरेक्शन समझते हैं हम लोग को कि यदि कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन किस तरह का, वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके पिछले क्लासेस में कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब एक्सेलरेटेड यहाँ पे तो बोला जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना, तो फिर ये एक्सेलरेशन कैसा? तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो सब कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले डायरेक्शन का कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्शन की बात करें, यदि कोई एक पाथ, कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो यदि ये बोल दिया जाए कि किसी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये पोजीशन को हम लोग वेक्टर r1 से डिनोट करते हैं। आफ्टर सम टाइम वो t टाइम पे वो यहाँ पे आ जाता है, इस वेक्टर को हम लोग r2 पे से डिनोट कर देते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलना चाहें तो ऐसे डायरेक्शन हम लोग को पता है कि डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि टेंजेंट की ओर होता है। यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। लेकिन उसको हम लोग यहाँ वेक्टर से समझते हैं कि यदि r1, ये t1 टाइम पे r1 पॉइंट पे है, यानी कि ऑब्जर्वर का पोजीशन है O, इसको हम लोग A बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं। अब इस दोनों वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वेक्टर r1 और ये वेक्टर r2, और यदि यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को बोलें तो ये जो चेंज इन पोजीशन है उसको हम लोग डेल्टा r से डिनोट करते हैं। और इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें कि ये कहाँ पे होगा? तो यदि डेल्टा t 0 की ओर अप्रोच करे तो उस केस में ये पोजीशन और ये पोजीशन कोइंसाइड होना शुरू हो जाएगा। ये इसके और नजदीक आएगा तो वो कुछ हो सकता है इस टाइप से हो, ये r1, ये r2 और ये डेल्टा r। ये और छोटा होगा, यानी कि टाइम 0 की ओर अप्रोच करेगा तो ये बिल्कुल पास हो जाएंगे और इसका डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग ये वाला डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है यानी कि वो कैसा होगा, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो लोग मान लेते हैं कि t1 टाइम पे जो इसका वेलोसिटी है v1, उसका डायरेक्शन ये है। उसी तरह से t2 टाइम पे पोजीशन r2 है और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा। तो v1 और v2 जिस तरीके से यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे ये पोजीशन डेल्टा t 0 की ओर अप्रोच कर रहा है
तो ये कॉन्साइड कर रहा है और जो डायरेक्शन है वो इस पे टेंजेंट की ओर है। उसी तरीके से जब दोनों वेलोसिटी फैक्टर वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, यानी कि ए और बी जब कॉन्साइड होने लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और उस केस में जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो सेंटर की ओर होगा और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम लोग कुछ टर्म हम लोग को समझना होगा, और वो टर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले यदि वो सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से, और इसका यूनिट वो रेडियन होता है। इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, और ये हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है डायमेंशन m0, l0 एंड t0। अब इसके डिफिनेशन की बात करें तो ये हम लोग को पता है कि जब हम लोग यदि ये ओरिजिन है या सेंटर है और एक ऑब्जेक्ट यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा हो तो ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी यदि इसको हम लोग L बोल दें और इसको R बोल दें तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग रेडियन में करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि यदि ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर आ रहा है, तो यदि हम लोग उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोले तो हम लोग बोलेंगे चलो ए से बी पॉइंट पे आया, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो ए बी लेंथ वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए से बी तक आने में कितना एंगल वो ट्रेस कर रहा है, यानी कि ये रेडियस वेक्टर r1 बोल दें और इसको रेडियस वेक्टर r2 बोल दें। तो ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने पे जो एंगल यहाँ पे ट्रेस कर रहा है उस एंगल को हम लोग उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि ये 30 डिग्री ट्रेस कर रहा हो तो हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। 60 कर रहा हो तो 60 डिग्री, 90 कर रहा हो तो 90 डिग्री। लेकिन हम लोग उसको डिग्री में ना बोलकर उसको रेडियन में बोलेंगे। और रेडियन में मतलब क्या, तो सिंपली हम लोग को पता है कि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, और उसको हम लोग 2 पाई बोलते हैं। यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल सबटेन करेगा। तो यदि डिग्री में बोलते हैं तो 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि रेडियन, 2 पाई रेडियन है। यानी कि यदि ये बोला जाए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यदि केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस ए पे ही आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल वो 2 पाई है, तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई रेडियन। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
वो भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि ये पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये ना तो टेंजेंट की ओर होता है ना रेडियस की ओर होता है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका डायरेक्शन वो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग ये 4 फिंगर रख लें, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरह का एक्सियल वेक्टर है, वो जो कि हम लोग आगे पढ़ना है। तो एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वो ऑब्जर्वर के चारों ओर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी कि सेंटर में ऑब्जर्वर है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। तो ये एक तरह का एक्सियल वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? तो ये अपवर्ड होगा। इसको हम लोग राइट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता तो ये 4 फिंगर ऐसा होता और इसका जो मोशन होता वो अंदर की ओर होता। यानी कि अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, इसीलिए एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है। और यदि एंगुलर डायरेक्शन का यदि इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज होता तो एंगुलर डायरेक्शन इसका अंदर की ओर होता। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे कि ये हम लोग देख चुके। अब यदि ये पूछा जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करना मूव किया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद सेकेंड चक्कर लगाया, फिर उसका थर्ड चक्कर लगाया और वो यहाँ पे आ गया, यानी कि 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। उसके बाद वो वापस उसी पाथ पे यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि ए पॉइंट से मूव करता हुआ वो वापस 1 2 3 कंप्लीट चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आता है और फिर उसके बाद वापस यहाँ पे इस बी पॉइंट पे आता है। और यदि ये पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यदि इसका रेडियस r हो तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो कि यहाँ पे डायमीटर है वो 2r होगा। लेकिन यहाँ पे यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो 3 कंप्लीट चक्कर लगाया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई एंगल कवर कर रहा है, तो 3 चक्कर यानी कि 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, और उसके बाद वापस 180 डिग्री यानी कि पाई एंगल वो वापस आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस पाई यानी कि कितना, तो इसका 5 पाई रेडियन, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव करता हुआ वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगल वहाँ पे ट्रेस कर रहा होगा वो पूरा कंप्लीट एंगल, जैसे कि यहाँ पे 5 पाई रेडियन। अब आती है बात वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के रेट को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला टर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
और उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा एच इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 या डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। यदि हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपली डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखते हैं। अब यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें किसी पार्टिकुलर टाइम में, तो उसके लिए हम लोग उसका लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, यानी कि ओमेगा एच इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी बोल सकते हैं। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी की यदि हम लोग यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड, और यदि इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन रेडियन का तो वो डायमेंशनलेस होता है, तो केवल सेकंड का, तो n0 t माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो चलो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे यदि थीटा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो वहां से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग इससे पहले लीनियर वाले में किए थे। यानी कि उसी वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt लिख सकते थे या dr बाई dt। वो क्या था, तो वो लीनियर वाले में था। यहाँ पे सर्कुलर वाला पार्ट है। जैसे कि यदि ये क्वेश्चन कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7। तो अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। और सिंपली हम लोग को क्या करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7। और यदि डिफरेंशिएट कर दे तो 5 इंटू 2 10t माइनस 2 तो 10t माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड, वो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, रेडियन पर सेकेंड। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि यदि एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ हो तो वहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो उसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है। अब यदि हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो उससे हम लोग को थीटा फाइंड हो सकता है, यानी कि थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा जाए, यदि कोई ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2t माइनस 3 हो, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यदि कुछ टाइम इंटरवल दिया हो। तो बस इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करके हम लोग उसके उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 3 dt। और इंटीग्रेशन हम लोग को पता है 2t माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस फॉर्मूला यूज करना और इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यदि थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ हो या फिर एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ हो तो हम लोग थीटा फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन।
लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम लोग निकालते हैं। तो अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि v एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि ओमेगा। तो अब इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो यदि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और ये रेडियस r है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट l है, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर लिख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू l बाई आर होता है। और हम लोग को और डी थीटा बाई डी टी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी थीटा बाई डी टी इसे ये क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। और हम लोग को ओमेगा और वेलोसिटी v में रिलेशन फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू l बाई आर यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ l बाई आर। अब यदि हम लोग वहाँ l बाई आर की बात करें तो l यहाँ पे चेंज हो रहा है, r तो फिक्स है क्योंकि वो तो रेडियस है। तो हम लोग बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डी एल बाई डी टी। और l क्या है तो वो तो पाथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी होता है। तो इसके जगह हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई आर। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ये रिलेशन है। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी कि v या ओमेगा यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक मैग्नीट्यूड है। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू तो वहाँ पे रेडियस होगा। तो ये रिलेशन है वेलोसिटी और ओमेगा में। अब हम लोग आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो अगला टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। यानी कि बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। तो ये हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। और यदि इसके यूनिट की बात करें
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 एंड t-2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसको आगे लिखा जाए तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन बोला जाए तो जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब यदि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा आर। फिर से यहाँ पे r कांस्टेंट है तो dv बाई dt को हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन लिखेंगे इज इक्वल टू r कांस्टेंट है और d ओमेगा बाई dt को हम लोग अल्फा लिखते हैं यानी कि अल्फा r। तो ये रिलेशन हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। तो उस केस में हम लोग यदि कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ और जब वो यहाँ पे है तो किसी भी टाइम पे उसका r तो हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट स्पीड से है v भी उसका कांस्टेंट होगा और वो एक रेगुलर इंटरवल पे वो मूव कर रहा होगा। तो हम लोग एक सर्कुलर मोशन के बारे में यहाँ पे कुछ टर्म हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहला कि रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और यदि आप इसका वेलोसिटी की बात करें तो उसके वेलोसिटी वगैरह को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हर टाइम में जो इसका वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है भी, लेकिन वो हर टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज कब करेगा? तो जब तक कि कोई ना कोई फोर्स लग ना रहा हो। तो वो फोर्स यदि बोले तो यहाँ पे फोर्स इसका के डायरेक्शन को मूव कर इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक फोर्स जो कि इसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ा रहा केवल इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो वो वेलोसिटी वो फोर्स किस ओर लग रहा होगा? वो फोर्स इसको सेंटर की ओर इस ओर लग रहा होगा, तभी इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो फोर्स लग रहा होता है वो सेंटर की ओर होता है, यानी कि वो जो एक्सेलरेशन होगा जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर है और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए कि वहां पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर है, इसलिए उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए सी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और वो डायरेक्शन जो चेंज करने का जो वो फैक्टर है वो कौन कर रहा है? तो वो एक्सेलरेशन एक कर रहा है जिस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं और वो सेंटर की ओर काम कर रहा होता है। अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो सर्कुलर मोशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हो रहा है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। अब यदि यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। यदि हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम की बात करें तो जनरली हम लोग को पता है कि एक्सेलरेटेड मोशन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा, यानी कि कोई इंक्रीज नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में या मोमेंटम में। अब हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो किसी टाइम में वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और फिर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा।
यदि हम लोग इसको डेल्टा थीटा बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस ओर होगा, वो कुछ इस ओर होगा। इसको हम लोग r1 बोल देते हैं, इसको r2 बोल देते हैं, इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोल देते हैं। और यदि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखें तो इसको हम लोग वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर v1, वेक्टर v2, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v बोल देते हैं। और रेडियस भी यहाँ पे r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r बोल देते हैं। अब यदि हम लोग बोले तो फिर से कि v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू v बोल देते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे डेल्टा थीटा बोला जाए तो ये r1 और r2 के बीच का एंगल है, और v1 और v2 के बीच का एंगल भी डेल थीटा ही होगा। कैसे? तो हम लोग यदि इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर दें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री v1 और ये r वेक्टर है, और मान लो कि ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो यानी ये 90 डिग्री, तो यदि ये डेल थीटा है तो ये 90 माइनस डेल थीटा, फिर ये 90 यानी कि ये डेल थीटा, यानी कि v1 और v2 के बीच का एंगल भी डेल थीटा ही है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस हम लोग इसको डेल्टा r बोल देते हैं, और v2 और v1 के बीच का डिफरेंस यानी कि डेल्टा v बोल देते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा थीटा या डेल्टा r बोलते हैं इज इक्वल टू r2 माइनस r1, और डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी फैक्टर है, यानी कि ये v1 मैग्नीट्यूड है, ये v2 मैग्नीट्यूड है, और इसके बीच का एंगल डेल्टा थीटा, और ये वाला डेल्टा v, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा थीटा है वो एंगल ये वाला r डिवाइड बाय रेडियस, और यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाए यानी कि लिमिटिंग वैल्यू लें तो वो जो r का लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हम लोग डेल्टा v डिवाइडेड बाई जो मैग्नीट्यूड है उसका v, ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v। अब थीटा के बारे में हम लोग को पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल्टा t होता है, यानी कि डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। अब वी का वैल्यू ओमेगा आर होता है, और वो यहाँ आ जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस डेल्टा टी को इस साइड लाते हैं, यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू इस वी को यहाँ पे ले आए तो ओमेगा इंटू वी। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और वो यहाँ पे डाल दें, और डेल्टा v डेल्टा t को यदि एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, तो यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन है, तो a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी कि जो एक्सेलरेशन हम लोग का है यहाँ पे वो क्या है, तो वो ओमेगा स्क्वायर, तो ये हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। और यदि नेट एक्सेलरेशन कभी कभी पूछा जाता है तो एक्सेलरेशन मेनली यहाँ पे दो टाइप के, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेंट्रीपिटल और यदि नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए
कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन क्या होगा किसी सर्कुलर मोशन का, तो वो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग को बस इतने ही टॉपिक हैं, और सर्कुलर मोशन ऐसे बहुत छोटा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, तो इसके बहुत सारे टर्म्स हम लोग को रोटेशन में पढ़ना है, जो कि हम लोग आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही है, और इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यदि जैसे कि हम लोग लीनियर मोशन पढ़े थे, वहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। बस इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा चेंज होगा कि वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ जो वेलोसिटी था यहाँ पे वो एंगुलर वेलोसिटी होगा, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन था यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यानी कि उस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं वापस। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो हम लोग पहले पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग का s है, और हम लोग यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे थीटा, तो s के जगह पे थीटा लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग यहाँ पे ओमेगा नोट बोल देते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी भी है उसके लिए हम लोग ओमेगा बोल देते हैं, और जो एक्सेलरेशन a है उसके लिए हम लोग यदि अल्फा बोलते हैं, और टाइम तो वही रहना। तो हम लोग का जो अब नया इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो v की जगह हम लोग को लिखना है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के जगह पे थीटा इज इक्वल टू यू टी यानी कि ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और उसका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी कि प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस पे मतलब वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतने में ही सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि मोशन इन अ प्लेन है। मोशन इन अ प्लेन में जितने भी सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है वो इतने ही फॉर्मूला पे सारा बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी बनाएंगे और अगले टॉपिक को स्टार्ट भी करेंगे। थैंक यू।